गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग एक बार फिर से 11th का इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 11th की इकोनॉमिक्स के अंदर देखो कैसा है, अपने फर्स्ट 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। फर्स्ट 3 टॉपिक्स मतलब एक तो मनी वाला था, सेकंड वाला टॉपिक, थर्ड वाला टॉपिक था पार्टीशन वैल्यूज, जो कि अपन लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। और फर्स्ट वाला था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जो कि अपना हो गया है। तो 10 टॉपिक्स में से पहले 3 टॉपिक अपन लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं 11th के, ठीक है। आज अपन क्या स्टार्ट करें, आज अपन स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। तो कैसा है देखो, 1991 के बाद में ही क्यों डिस्कस किया जा रहा है सब चीजें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो 1991 के अंदर कैसा था, बहुत सारी बातें बदल गई थी। 1991 के अंदर अपन लोगों ने एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट किया था, जो कि बिल्कुल अलग था, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एक बात, 1991 के अंदर अपने प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने क्या किया पता है क्या, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको अपन लोग एलपीजी बोलते हैं, उस चीजों की शुरुआत की। कैसा है, बिफोर 1991 या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस अपन लोग है ना, बहुत संकुचित विचारधारा वाले लोग थे, कंजर्वेटिव विचारधारा वाले लोग थे, जहां पे अपन लोग बाहर की दुनिया के साथ में ज्यादा ट्रेड, ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि अपन लोगों के ऊपर एक बुरा सपना आके गया था, बुरा चीज होके गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे देश से आई थी, अपन ने उनको ट्रेड करने के लिए अलाउ किया, और अल्टीमेटली दे रूल्ड अस फॉर नियरली 250 इयर्स, 250 साल अपने ऊपर ब्रिटिशर्स राज करके गए थे। क्योंकि अपना उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, वो लोग ट्रेड करने आए थे थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। बात ऐसी है। तो 1991 के अंदर फिर अपने पास में कैसा हो गया था कि बाहर के देशों के साथ में संपर्क कम था, दुनिया आगे बढ़ रही थी, अपन लोग पीछे चल रहे थे, अपने पास में फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था। फॉरेन एक्सचेंज क्यों रिक्वायर्ड है आप लोगों को? फॉरेन एक्सचेंज इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। 70% ऑफ द तेल की रिक्वायरमेंट आप लोगों की इंपोर्ट के थ्रू ही मीट की जाती है। और तेल को इंपोर्ट करते हैं अपन लोग सऊदी अरेबिया और वो सब देशों से, खाड़ी देशों से, जहां पे यू नीड टू पे देम इन डॉलर्स। तो तेल खरीदने के लिए यू नीड टू पे देम इन डॉलर्स। डॉलर्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। तो 1991 के बाद में अपन लोगों ने चीजों को खोलना चालू किया, संकुचित विचारधारा के बाहर आना चालू कर दिया, और अपन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में हिस्सा लेना चालू कर दिया, ठीक है। तो 1991 ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 1991 के बाद में चीजें बदलना चालू हुई, ग्लोबलाइजेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ। इंडिया स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंट्रीज अदर देन इंडिया, मतलब इंडिया के अलावा जो भी कंट्रीज उनके साथ में अपन लोगों ने ट्रेड करना चालू कर दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या? इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या कि एक वेल डिजाइन ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट है कोई भी चीज करने का। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब ऑफ कोर्स ये फाइनेंस से रिलेटेड वाली पॉलिसी रहने वाली है, कि कैसा करने का, किस तरीके से ट्रेड करने का, कैसे टैक्सेस लगाने के, सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ड्राफ्ट बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है, जिसको अपन लोग फिर 5 साल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 1991 के अंदर अपन लोगों ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की कोशिश की थी। Main objective of the economic policy of 1991 was to plunge the Indian economy into the arena of globalization. Plunge मतलब बाहर लेके जाना, आगे बढ़ाना, साथ लेके चलना इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ आगे बढ़ाना। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? एक देश दूसरे देश के साथ में आदान प्रदान करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंडिया पहले पार्टिसिपेट नहीं करता था, अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ट्रेड के अंदर, इंपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 1991 टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई बहुत बढ़ गई थी, ठीक है, तो महंगाई को कम करना था। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या, कि बाहर के देश से आपको कितना पैसा आ रहा और बाहर के देश में आप कितना पे कर रहे, मतलब इंपोर्ट से कितना पैसा जा रहा और एक्सपोर्ट से कितना पैसा आ रहा। कैसा हो रहा था, अपन एक्सपोर्ट ही नहीं करते थे, अपन लोग सिर्फ तेल का इंपोर्ट करते थे, तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या, कि एक्सपोर्ट करके कितना पैसा आ रहा और इंपोर्ट करके कितना पैसा जा रहा। तो एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश में गुड्स भेजना, इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से गुड्स मंगाना। तो पहले क्या होता था, इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, अपन लोग बाहर के लोगों को ट्रेड उनके साथ करते नहीं थे। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लाना था। अपने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया था, 15 दिन का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा था। अगर अपन लोग बाहर गुड्स भेजते नहीं थे तो अपन लोग शायद इंपोर्ट ही कर नहीं पाते थे, तो इंपोर्ट करने के लिए भी पैसा लगता है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा था और इनकम कम था। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, कम पड़ना।
तो फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या, खर्चा ज्यादा इनकम कम। तो एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरे देशों को अपन लोगों को एक रिलेशनशिप स्थापित करना पड़ेगा। क्या आप गुड्स खरीदते समय ऐसे किससे भी खरीद लेते हैं क्या, रास्ते में से कुछ भी अपन जो भी खरीदते चीजें हैं अपन ऐसे खरीद लेते क्या, नहीं, अपन पहले देखते कैसा है माल, कहाँ से मिल रहा है, ये सब चीजें अपन जांच परख करके ही खरीदते हैं। तो देखो जब आप गुड्स भी भेजेंगे ना दूसरे देश में, तो आप ऐसे किसको भी भेज देंगे कि बिना बुलाए मेहमान है क्या, कि प्लेन से उठाया चाइना पे डंप करके आ गया, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं। फर्स्ट यू नीड टू एस्टैब्लिश सम ऑफ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप टू सेंड द गुड्स और टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज देना है। सब कुछ चीजें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, डी लाइसेंसिंग, इट मींस एबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंसेस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। तो डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, डी लाइसेंसिंग का सिंपल टर्म्स में मतलब ये है कि लाइसेंस को खत्म करना, लाइसेंस एक्ट को खत्म करना। अभी आप कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, आप कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी दुकान कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी बिजनेस कहीं भी लगा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट बोलती थी ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, यहाँ से लो, वहां से लो, अब सब बंद हो गया। अब आप कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हो, सिर्फ कहीं कहीं लाइसेंस की जरूरत है, वो है जैसे सिगारेट्स हो गया, हजार्डस केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया। मतलब ये क्या है, ये अलग टाइप के सेक्टर है, मतलब क्या जैसे डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह नहीं बनाना चाहिए किसने, क्योंकि आतंकवादी लोग भी फिर चालू कर देंगे बनाना। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव मतलब बारूद वगैरह का काम का बॉम्ब वगैरह बनाना नहीं चाहिए, हजार्डस केमिकल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल बनाना नहीं चाहिए, सिगरेट से बनाना चाहिए। बोले हमको तो दवाई की लगा के रहने का है, फिर गवर्नमेंट से लाइसेंस लो, फिर आप बना सकते, इनको लाइसेंस की जरूरत है। बाकी सब चीजें, बोले हमको कपड़े बेचना है, गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ेगा कि नहीं, बेच सकते, ठीक है। हमको सिगरेट बनाना है, बेचना है, गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ेगा कि हाँ। हमको दारू बनाना है, बेचना है, गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ेगा कि हाँ। हमको दवाई बनाना है, बेचना है, गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ेगा कि हाँ। हमको बारूद बनाना है, ये सब करना है तो लेना पड़ेगा कि हाँ। कुछ चीजों में ही लाइसेंस रहा हुआ है, बाकी कहीं भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। Abolition of monopolies and restrictive trade practices, MRTP Act. According to MRTP Act, पहले था अब नहीं रहा, एबोलिशन मतलब बंद किया। It was compulsory for large industrial houses to take the approval of central government for establishment of expansion, merger, दो कंपनी को मिलना है, एक कंपनी को बट के दो कंपनी में होना है, ये सब MRTP एक्ट के अंदर पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती थी, अब नहीं रहा। इनफैक्ट क्या हुआ है 1991 से सब चीजों को फ्री करते जा रहा, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कम पावर है, प्राइवेट सेक्टर लगभग हर बिजनेस आज कर सकता है। एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर, मतलब स्मॉल सेक्टर्स को बढ़ावा दो बढ़ने के लिए। encouraging फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पहले कैसा था 1991 के पहले फॉरेन प्लेयर्स जो है उनको अलाउड नहीं था यहाँ पे शेयर खरीदना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, ये सब कंपनीज वो यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, या फिर लगा भी सकते थे तो बहुत कम प्रोपोर्शन में लगा सकते थे, परमिशन बहुत रिक्वायर्ड थी। अब 1991 के बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंपनीज यहाँ पे आके कंपनी बनाती है, फॉरेन की कंपनीज यहाँ पे आके कंपनी बनाती है, एग्जाम्पल वॉलमार्ट, ठीक है। तो पहले नहीं था, अब अलाउ कर दिया हुआ है। FDI was permitted up to 51% of the total investment sector industries. Later on, this limit was extended to 74 and then 100% for specific industries. Foreign players भी यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, पूरा प्योर कंपटीशन होना चाहिए, जो अच्छा करेगा उसका माल बिकेगा। वॉलमार्ट मालूम है ना अमरावती में लग गया, फॉरेन प्लेयर ने यहाँ पे आके किराना बेचा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को कम, पब्लिक मतलब क्या, सरकारी गवर्नमेंट कंपनियों का रोल कम करना है। Many changes were made in the public sector policy to include the following objectives: ending state monopoly. State monopoly मतलब क्या, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सरकारी कर सकती, स्टेट मोनोपोली मतलब एक ही प्लेयर है। एंडिंग स्टेट मोनोपोली है कोई चीज ऐसी मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती, सब चीजें सबको अलाउ करो, उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ाओ, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कंपनीज अच्छा नहीं कर रही उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ।
रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक इन सिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। सिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज मतलब क्या, बीमारू कंपनियां को बंद करो, उनका पैसा कोई अच्छी कंपनी में लगाओ। सिक मतलब बीमार, पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, बीमार सरकारी कंपनियों को बंद करो, उसमें लगा हुआ पैसा रिलीज करके दूसरी अच्छी जगह लगाओ। रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक इन सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज कम करना चालू कर दी हुई है सरकार। आप देख रहे होंगे बहुत जगह सरकार क्या कर रही है, पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए परमिशन दे रही है। बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना रही है। पब्लिक कंपनी में का डिसइन्वेस्टमेंट चालू है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर लोग सब चीजों को एक्वायर करके अच्छे से रन कर सके। आपको मालूम है फर्क क्या रहता है पब्लिक और प्राइवेट में? सरकारी बस लाल डब्बा मालूम है, और एक प्राइवेट बस आपको मालूम है ना? प्राइवेट बस पर्पल और सरकारी बस लाल डब्बा, ठीक है, दोनों में फर्क है ना? हाँ, समझ में आ रहा ना? तो वही रहता कि सरकार में के अंदर कैसा रहता, लोगों को बिंदास हो जाते, वहां पे ज्यादा काम नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं सब चीजें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दो ताकि कंपटीशन के बाद में अच्छी चीजें हो सके। तो सरकार ने क्या लाई, फिर शिवनेरी अच्छी वाली प्राइवेट, अच्छी वाली गवर्नमेंट बस भी आई, देख के किसको, पर्पल को। तो दोनों तरीके की चीजें रही, तो दोनों भी इंप्रूव होते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स हैव बीन एबॉलिश्ड। कोई लाइसेंसिंग नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर कंपोनेंट्स वर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल। सब चीजों का आप इंपोर्ट कर सकते, पहले अलाउड नहीं था। लिबरलाइजेशन करना मतलब क्या, चीजों को है ना फ्री करते जाना, बहुत ज्यादा चीजों को फ्री करना। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जिसको जो चीजें रिक्वायर्ड है वो कर सकता है। एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स आर अलाउड टू रेज एक्सटर्नल क्रेडिट, मतलब बाहर के देश से भी आप लोन ले सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे अपने यहाँ पे एसईजेड है, पुणे में है ना एसईजेड, जहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड है। मुंबई में है एसईजेड, मुंबई हाई पे। गुजरात में कांडला एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट के पास में। एसईजेड मतलब एक ऐसा एमआईडीसी जैसा एरिया रहता है जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह, बैंक सब कुछ रहता है, और वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री को ही डेवलप करने के लिए चांसेस दिए जाते हैं। वहाँ पर रिहायशी इलाका कुछ नहीं रहता है। बोले एमआईडीसी का बड़ा फॉर्म है एसईजेड, स्पेशल एक्ट भी है उसके। एग्रो एक्सपोर्ट जोन टू एनकरेज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ओके। रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। एसईजेड एईजेड क्या रहता है मालूम है क्या? एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी जगह सुनिश्चित की जाती है जहां पे इंडस्ट्रीज आके ऑपरेट करती है, वहां पे दूसरा कोई कानून नहीं लगता, एसईजेड का ही एक्ट लगता है। एमआईडीसी जैसा एक एरिया रहेगा जहां पे आपको इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ पे सब लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं और वहां का माल पूरा की पूरा क्या करते हैं, अपन लोग एक्सपोर्ट। रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर वाज मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। पहले सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट की रहती थी, लेकिन आज तो प्राइवेट सेक्टर की भी इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे आईसीआईसीआई की इंश्योरेंस कंपनी है, एचडीएफसी एर्गो लाइफ इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई भी है। The IRDA has given license to many private players to enter into insurance business. Private companies को भी insurance companies ला सकती है। Financial sector. Earlier only cooperative bank and public sector bank were permitted to do banking in India. अब तो private sector बैंकों का बोलबाला है। Yes बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अब ऑपरेट कर रही है। देखो पहले क्या था, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ सरकारी थी, बाद में सब प्राइवेट को अलाउ किया। पहले क्या था, बैंक सिर्फ सरकारी थे, बाद में सब प्राइवेट बैंक को भी अलाउ किया। वैसा ही हो रहा है कि हर जगह अपन लोग अब प्राइवेट लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं। क्यों? कंपटीशन बढ़ने के लिए, क्यों? सबकी भलाई होने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको अपन लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। लिबरलाइजेशन मतलब क्या? लिबरल है, लिबरल मतलब क्या? चीजों को फ्री करना, चीजों को कंट्रोल से निकाल देना, ठीक है। अपन देखते हैं लिबरलाइजेशन मीनिंग। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। क्या बोल रहे वो? इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब क्या है
कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, इकोनॉमिक डिसीजन खुद ले सकते हो, कहाँ पे कौन सा बिजनेस कब चालू करना, क्या बेचना, क्या बनाना, किसको बेचना, किसको बनाना, इसके लिए सरकार इंटरफेयर नहीं करने वाली है। आपको अपना ही डिसाइड करने का है। सरकार से कोई लाइसेंसेस, कोई कंट्रोलिंग नहीं रहने वाला है। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन. It means producer, consumers, owners of the factors of production are free to take their decision to promote their self interest. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कौन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? जैसे लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका ओनर क्या रहेगा? लैंड ओनर, ठीक है। वैसे ही जैसे लैंड कैपिटल, पैसा कहाँ पे इस्तेमाल करना, लैंड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सरकार बताने वाली नहीं है। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है? ऐसी सारी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, वेजेस, ये सब चीजें अपन लोग इस्तेमाल करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बना, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए। तो लैंड ओनर को जरूरी है कि सरकार को लैंड देना करके रेंट पे नहीं, किसको भी रेंट दे सकता है। जो नौकरी करते हैं उनको जरूरी है कि सरकार में नौकरी करना नहीं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। लेबर्स लोगों को जरूरी है कि यहाँ पे काम करना नहीं, कहीं भी काम कर सकते हैं। बैंक को जरूरी है कि इसको पैसा देना नहीं, किसको भी पैसा दे सकते हैं, जिनको वो फिट समझे। तो बात ऐसी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जहां पे उनको इस्तेमाल करना है वहां पे इस्तेमाल हो सकते हैं। एडम स्मिथ in his book Wealth and Nation suggested that the economic liberalization is the best economic policy to promote economic growth as well as well-being of people. एडम स्मिथ ने क्या बोला कि ट्रेड को फ्री करना, मतलब जिसको अपन लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, वो बेस्ट तरीका है ग्रो करने के लिए। सरकार अपने पास में सब चीजें रखेंगे ना तो कभी ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, ये प्राइवेट सेक्टर कभी रहेगा ही नहीं, कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। सरकार के पास में भ्रष्टाचार हो जाएगा, सरकार के पास में करप्शन चालू हो जाएगा और सरकार को डर ही नहीं रहेगा। सरकार ने जो दिया आपको खाना पड़ेगा, आपको पीना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? सबको फ्री है, तुमको जो धंधा पानी करने का करो, जहां बेचना है बेचो, इंडिया में बेचना होगा बेचो, विदेश में बेचना होगा बेचो, जो बनाना है बनाओ, जिसको बेचना है बेचो, कुछ भी जो भाव में बेचना है बेचो, जिसको बेचना है बेचो, जिस चीज से बनाना है बनाओ, जहां बेचना है बेचो। कोई सरकार को कोई भी कंट्रोल रखना नहीं है। कितना अच्छा है कि सरकार कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रही। हाँ, कुछ चीजों में इंटरफेरेंस है, जैसे रेलवे, मेडिसिन, दारू, सिगरेट, ये सब चीजों में सरकार का कंट्रोल है। क्यों? अगर ये भी चीजें अलाउ करे तो सरकार के ऐसा हो जाएगा कि सब लोग खराब हो जाएंगे, इंडिया खराब हो जाएगा। जहां चीजें अच्छी है वहां पर कुछ भी कर सकते। समझ में आ रहा है ना? तो कैसा है लिबरलाइजेशन बोले इकोनॉमिक ट्रेड को फ्री करना, ये बेस्ट है बोले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ अगर होगा, प्राइवेट सेक्टर अगर ग्रो होगा तो लोग भी ग्रो होने वाले हैं। The economic policy which leads to reduction, if not removal, of barriers in the working of market mechanism and free competition is called as economic liberalization. फ्री हो गया सब कुछ, कोई किसका कंट्रोल नहीं। आपको सबसे अच्छा बताओ कि मैं इसका एग्जांपल बताता मैं आपको है शेयर मार्केट। बिल्कुल कट्स का कंट्रोल नहीं है। शेयर के प्राइसेस कैसे हो रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले? एचडीएफसी बैंक 1100 रुपए, एसबीआई 265 रुपए, रिलायंस 2000 रुपए, आईसीआईसीआई बैंक 454 रुपए। कहां से आ रहे हैं? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। सरकार बोल रही है 454 में आज आईसीआईसीआई बैंक बेचो, 500 में आज खरीदो। नहीं, डिमांड सप्लाई की वजह से डिसाइड हो रहा। कांदे 80 रुपए किलो पे सरकार डिसाइड कर रही क्या? शक्कर 40 रुपए किलो सरकार डिसाइड कर रही। पल्ली तेल 200 रुपए किलो सरकार डिसाइड कर रही क्या? नहीं, सरकार कुछ भी डिसाइड नहीं कर रही है। ये मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करता है। Economic policy which leads to reduction, if not removal, of barriers in the working of market mechanism and free competition is called as liberalization of market. इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया आप लोगों को? शेयर मार्केट। कोई चीज किसके ऊपर कंट्रोल्ड में नहीं है, सब चीजें फ्री प्ले है, सब चीजों को फ्रीली डिसाइड करने दिया जा रहा है। Measures taken for liberalization, flexibility of interest rate. Under the policy of liberalization, commercial bank have the freedom to determine the interest rate depending upon the market forces of demand and supply. सरकार बोल रही कि इतना इंटरेस्ट रेट रखो, नहीं, आरबीआई से गाइडलाइन दे रही थी, बेस रेट ये है 4%। आप 10 में भी लोन दे सकते, 12 में भी दे सकते, 14 में भी दे सकते, 18 में भी दे सकते। इसका कोई कंट्रोल नहीं है। सबको पैसा अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट। Freedom for expansion. In this era, liberalized era, industries are free to diversify in production. कोई भी चीज बना सकते, किससे भी बना सकते, किसको भी बेच सकते, सरकार आपको पूरा अलाउ कर रही है। पहले क्या था? आप इतने ही बना सकते, इसको ही बेच सकते, राशन कार्ड पे बेचना है, ऐसा। अब कुछ भी नहीं रहा।
एबोलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट, पहले ऐसा था कि इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 का ही कर सकते हैं, 50 का ही कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं रहा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के अंदर रिफॉर्म्स, क्यों फेरा वाज रिप्लेस्ड बाय फेमा। इसके अंदर क्या हुआ, पहले तो फॉरेन एक्सचेंज में लोन नहीं ले सकते थे, विदेशों में गुड्स भेज नहीं सकते थे, अब ऐसा कुछ नहीं रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट चालू है, नई नई इंडस्ट्रीज बनना चालू है, एसईजेड, एईजेड, एमआईडीसी सब बन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन प्लेयर्स को अब अपन लोग अलाउ कर दिया। और सेबी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार के लिए, क्योंकि इसकी वजह से कंपनीज अब शेयर मार्केट के अंदर भी आईपीओ ला सकती और लोगों से पैसा उठा सकती है। जो सारे शेयर्स को कंट्रोल करते हैं, जो सारी लिस्टेड कंपनीज को कंट्रोल करती है, वो है सेबी। जैसे अपने आरबीआई है वैसा सेबी भी है। ठीक है, इसके आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।